दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की इन ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, आज आपसे चर्चा करूंगा कि किस तरह से आप बीए और एमए के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, ये कोविड-19 महामारी के इस दौर में आप लोगों के एग्जाम्स पर और शिक्षा व्यवस्था के ऊपर एक बड़ा संकट आ गया है। छात्रों को इस समय में कि करते हुए विमुड की स्थिति में है कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे, कोई तिथि निश्चित नहीं है। इस समय में आप लोगों को अपने धैर्य का परिचय देना है और साथ में इस महामारी से भी लड़ना है। दोस्तों, हमारी वीडियो का उद्देश्य है कि आप इस महामारी के दौरान आप घर पर रह करके अपनी सुरक्षा कर करके और किस तरह से आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे पहले जो हमारे कुछ टिप्स हैं उनको आप नोट कर लीजिए कि हम बीए के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भाई बीए के एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। पिछली बार थर्ड ईयर के एग्ज़ाम हुए और बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों को प्रमोट किया गया। अभी निर्णय लेना है सरकार को कि आने वाले समय में कि कौन से ईयर के एग्ज़ाम होंगे, इस बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है कि हम तैयारी कैसे करें। सबसे पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग मत्स्य विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है RRBMU टाइप कर करके और उसमें से अपने अपनी क्लास के सिलेबस डाउनलोड करेंगे। सभी लोग सिलेबस की कॉपी अपने पास रखेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बार विश्वविद्यालय ने कोशिश की है कि एक तो जो पेपर होंगे वो सभी 100 अंक के ही होंगे, लेकिन इस महामारी को देखते हुए आप लोगों को जो पाठ्यक्रम है उसका 60% हल करना है। जो पेपर आएगा उसके जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों का 60% आपको हल करना है और उस 60% में जो हल करना है उसमें जो यूनिट व्यवस्था थी वो खत्म कर दी गई है। पहले होता था कि हर यूनिट में से क्वेश्चन लेना होता था, अब उस यूनिट व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। 60% अंकों को हल करना है जो 100 में से दिए जाएंगे मार्क्स। आप लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि पेपर में 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका 60% ही हल करना है। इस तरह से क्वेश्चंस जो आते हैं वो 3 तरीके से आते हैं। पहले जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो 2-2 नंबर के आते हैं, 15 शब्दों के, एक लाइन में उत्तर लिखना होता है। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो 10 क्वेश्चन आते हैं 50 शब्दों के, उसमें से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, वो 4-4 नंबर के होते हैं। इस तरह पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों 20-20 अंकों के होते हैं, 40 के। पहले में 10 क्वेश्चन, दूसरे में 5 क्वेश्चन 4-4 नंबर के, 50 शब्दों के। इनको आपको हल करना है। उसके बाद में अब तक आ रहे थे 6 बड़े क्वेश्चन, हर यूनिट में 2 होते थे। यूनिट व्यवस्था खत्म कर दी गई है। 6 क्वेश्चन में से आपको 3 हल करने हैं। ये 3 क्वेश्चन 20-20 नंबरों के होते थे, 60 नंबर के। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से 60% जो हल करना है पेपर का वो आप लोग करोगे। ये तो हुई एग्जाम के पैटर्न की बात कि किस तरीके का एग्जाम मत्स्य यूनिवर्सिटी ने निर्धारित किया है। ये आप लोगों के समझ के लिए हमने इस बार आप लोगों से चर्चा की है। अब आती है कि इस एग्जाम के इस पैटर्न को तो हमने समझ लिया, अब इसकी तैयारी कैसे करें। तैयारी के लिए हमने आपको बताया, सबसे पहले आप मत्स्य यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से सिलेबस का प्रिंट निकाल करके अपने पास रखेंगे और इस सिलेबस को बिल्कुल ऑन टिप्स, आपको जब तक याद नहीं हो जाए जब तक आप लोग इसको लर्न करते रहेंगे। आपके ऑन टिप्स होना चाहिए। सिलेबस तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये टॉपिक्स मेरे सिलेबस में है। सिलेबस को अच्छे से रटने के बाद, घोट कर पीने के बाद, आपको जैसा कि अब्राहम लिंकन जो अमेरिकी राष्ट्रपति, महान राष्ट्रपति हुए, उन्होंने कहा था कि मेरे को कोई वृक्ष को काटना है। उनको कोई वृक्ष को काटने के लिए कहा तो उनका मुझे 6 घंटे का समय चाहिए इस वृक्ष को काटने के लिए, क्योंकि 6 घंटे में से 4 घंटे तो मैं अपनी कुल्हाड़ी को
धार को तेज करने में लगाऊंगा, मतलब तैयारी करूंगा उस वृक्ष को काटने के लिए 4 घंटे तक। अब कौन काटेगा पेड़ को? कुल्हाड़ी। इसी तरह बच्चों, वो आपको भी तैयारी का समय लेना चाहिए। तैयारी का समय आपके पास में अभी है, मिल गया है आप लोगों को, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप घर पर हैं, आराम से सिलेबस निकालिए और उसको अच्छे से लर्न कीजिए, याद कीजिए, रट लीजिए, मैं कहता हूं। उसके बाद 5 वर्षों के पुराने पेपर, अभी आप अगर बाजार नहीं जा सकते हैं तो आप नेट से ले सकते हैं। 5 वर्षों के पुराने पेपर जो विश्वविद्यालय की परीक्षा में पूछे गए हैं, आपको यह पता हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो आप खरीद लीजिए। या लॉकडाउन के बाद आप लोग मन्नी के बड़ से पुराने पेपर्स खरीद लीजिए और उसमें देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से उससे आते हैं, किस तरीके का प्रश्न का स्वरूप होता है, ये आपको समझना है। इसके बाद मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि हमने देखा है कि बच्चे हमारे पास कॉलेज में पासबुक लेकर आ जाते हैं, सीरीज लेकर आ जाते हैं, कहते हैं सर इसमें भी इंपॉर्टेंट लगा। ये बिल्कुल रवैया सही नहीं है। ये हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी सबसे कमजोर कड़ी है कि हमारे बच्चे रिटर्न बुक्स के अलावा, टेक्स्ट बुक्स के बजाय आप लोग सीरीज और पासबुक पर ध्यान देते हैं। आप लोग को बुक से पढ़ना है, अच्छे राइटर्स की बुक्स खरीदनी है, अपने कंसर्न टीचर से इस बारे में आप सलाह लीजिए और आप लोग अच्छे राइटर्स की बुक पढ़िए, आपके पास समय है। क्योंकि ये बुक्स आपको खाली आपके बीए के और एमए के एग्जाम्स में ही अच्छे अंक नहीं दिलाएगी, बल्कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या रिसर्च के लिए आने वाले समय में जब आप उच्च अध्ययन करेंगे उसके लिए आपको तैयार करेंगे। आपका ये मान लीजिए कि माइलस्टोन है, आपका बेस तैयार हो रहा है, आपकी संरचना, आधारभूत संरचना मजबूत हो रही है, जिस पर आप एक अच्छा भवन का निर्माण कर पाएंगे। इसलिए बुक्स ही खरीदें। मेरा पुरजोर आप लोगों से अपील है कि आप लोग बुक्स खरीदें, अच्छे राइटर्स की खरीदें और उन बुक्स के साथ साथ अब आप तैयारी करें। एक रणनीति बनाइए कि कौन से बुक्स को, कौन से पेपर को मैं कितना समय दूंगा। एक रणनीति बनानी है आपको कि मैं हिस्ट्री को इतना समय दूंगा, पॉलिटिकल साइंस को इतना दूंगा, ज्योग्राफी को इतना, इकोनॉमिक्स को इतना, सब सब्जेक्ट्स के हिंदी इंग्लिश कंपलसरी को इतना, कंप्यूटर को इतना, सबका आप समय निर्धारित कर लीजिए, एक रणनीति बना लीजिए और एक टाइम टेबल बनाइए कि मेरे को इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इतने घंटे सोना है, ये भी आपके पास में समय है। इस हिसाब से अपने एक टाइम टेबल बनाइए और एक प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग कीजिए एक भविष्य की, सुनहरे सपनों की। ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है दोस्तों। इसलिए पूरे मन के साथ में, लगन के साथ में और अपने भविष्य को के सुनहरे सपने देखते हुए आप तैयारी कीजिए पूरे मन और लगन के साथ। और दोस्तों, बुक्स पर किया गया खर्च, पैसा किया गया जो खर्च करोगे वो कभी बेकार नहीं जाएंगे, वो जीवन में आपको एक अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक बनाएंगे। तो और आप लोग जब, सबसे बड़ी बात जो हम एग्जाम में कॉपी चेक करने पर देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं कि प्रश्न को बिना पढ़े हुए, क्वेश्चन को बिना पढ़े ही और उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन में आपने देखा कि क्वेश्चन आया है भारत के इतिहास जानने के स्रोत, इतना देखा और उत्तर लिखना शुरू कर दोगे। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के वर्णन। क्वेश्चन था कि भारतीय इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों को लिखी। आपने पुरातात्विक स्रोतों को तो 5 पृष्ठ में लिख दिया, साहित्यिक स्रोत को टाइम कम बचा तो आपने आधे पेज में लिखा और उसके बाद में विदेशी यात्रियों के वर्णन भी आपने लिख दिया। क्वेश्चन क्या था? साहित्यिक स्रोत, और लिख दिया पुरातात्विक स्रोत। आप खुश हो गए कि मैं पूरा प्रश्न कर आया हूं, अच्छे से कर आया हूं, मेरे पूरे नंबर आएंगे। होता क्या है, जब आप रिजल्ट देखते हैं तो आपके नंबर आते हैं 36। आप एग्जामिनर के पर दोष मढ़ते हो, यूनिवर्सिटी पर दोष मढ़ते हो कि हमारे तो पूरा क्वेश्चन किया था, जीटो लिखा था, एज इट इज लिखा था, सब चीज लिखी थी, नंबर नहीं आए। कैसे नहीं आए? क्योंकि आपने प्रश्न के स्वरूप को समझा ही नहीं, प्रश्न को आपने पढ़ा ही नहीं, बस उत्तर लिखना शुरू। इतना मानसिक दबाव, इतना ज्यादा प्रेशर में रहते हैं कि उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपको हर प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। मेरा आप लोगों से बिल्कुल ये अपील है कि आप लोग 2 बार पढ़ें, हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, 2 बार पढ़ें और पढ़ करके उसके स्वरूप को समझें कि पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर। और एग्जामिनर
उसके बाद आंसर राइटिंग पर ध्यान दें। आंसर राइटिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रश्न किस तरीके से आते हैं आप लोग देखोगे एग्जाम के अंदर कि व्याख्या कीजिए, पुरातात्विक स्रोतों की व्याख्या कीजिए, या उस पर चर्चा कीजिए, समीक्षा कीजिए, विवेचन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, समुद्रगुप्त का योगदान लिखिए, चंद्रगुप्त का योगदान लिखिए, हर्षवर्धन का योगदान लिखिए, अकबर का योगदान लिखिए। उसके बाद आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, फिरोज तुगलक का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, या टिप्पणी लिखिए, सामाजिक व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए, महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए, ऋग्वेदिक कालीन महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए। अब आपके सामने आता है कंफ्यूजन कि टिप्पणी में क्या लिखना है, समीक्षा में क्या लिखना है, आलोचनात्मक वर्णन क्या करना है। इस पर आपका ध्यान जाता ही नहीं है, और इसी बात को ध्यान से समझना है। कैसे आप लोग देखोगे कि 75 से अबव नंबर भी हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में आते हैं। इतिहास विषय में किस तरह से आप 75 से ऊपर नंबर भी ला सकते हो, आंसर की सही तरीके से फॉर्मेटिंग करके, राइटिंग करके, उसको शब्दों को किस तरह से पिरोएं, सटीक लिखें, सारगर्भित लिखें, सरल व सहज भाषा में लिखें। हम कोई आपसे यह उम्मीद नहीं करते कि आप एक रिसर्च स्कॉलर की तरह उसका आंसर लिखें। हम चाहते हैं सहज और सरल भाषा में जो आप हमें समझाना चाहते हो हमारी समझ में आ जाए, ऐसा आंसर लिखें। इसके लिए क्या करें आप लोग, कैसा आंसर फॉर्मेटिंग हो आपका, कैसे आप इन क्वेश्चन को समझें, यही हम बताना चाह रहे हैं। आज के हमारे वीडियो का उद्देश्य भी यही है कि आप लोग व्याख्या में क्या लिखना है, व्याख्या में क्या करना है, आपको सिलसिलेवार क्रमवार जो आपने याद किया है वो उत्तर लिखना है। इसमें कुछ आपको अपनी तरफ से अलग से नहीं लिखना है। चर्चा में भी ऐसा ही करना है। समीक्षा में क्या होता है, समीक्षा में गुण और दोषों की चर्चा की जाती है। पहले आप उसके दोष को लिख दीजिए, 4-5 दोष लिख दीजिए, फिर उसके बाद उसके गुणों की संख्या ज्यादा लिख करके उसकी लास्ट में समीक्षा 2-3 लाइन में कर दीजिए। विवेचन में भी यही होता है जो समीक्षा में होता है। उसका विवेचन का मतलब होता है गुण और दोषों के बारे में, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में आपको चर्चा करनी है, और लास्ट में अच्छाइयां ज्यादा हैं तो अच्छाइयों के बारे में उसकी लास्ट में लिख दीजिए समीक्षा में। या इसके बाद में आपके साथ में आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में भी यही होता है कि उसके सकारात्मक पक्ष को ध्यान दिया जाता है कि उसका सकारात्मक पक्ष क्या रहा, समाज के लिए बेहतरी के लिए उसका क्या योगदान रहा, उस पर आपको चर्चा करनी है। या आपका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, उसकी उपलब्धियों को लिखना है, उपलब्धियां क्या है रही हैं, योगदान क्या रहा है वो लिखना है। लेकिन अगर उसकी 2-3 लाइन में कोई आलोचना होती थी वो भी कर दीजिए, और लास्ट में 5 लाइन में उसका योगदान या उसकी उपलब्धियां लिख दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों को। ये समीक्षा, टिप्पणी, योगदान, विवेचन, चर्चा, व्याख्या, समीक्षा, इनकी बस लास्ट के जब आप उत्तर समाप्त करोगे, आपका आंसर समाप्त करोगे, उस समय 4 या 5 लाइन आपको इनके बारे में, इनके विवेचन के बारे में, टिप्पणी के बारे में अपनी 5 लाइन लिख देनी है। एग्जामिनर को दर्शाना है कि मैंने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है। ये आपका सबसे जरूरी पार्ट है। उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे आप लोग, हम देखते हैं कई बार बच्चे जो हैं वो सीरीज से ही उत्तर बिल्कुल एज इट इज सब बच्चों के एक जैसे ही आंसर आते हैं। नहीं, आप लोगों को नोट्स बनाना है। नोट्स किस तरह से बनाएं आप और किस तरह से लिखें। नोट्स में आंसर में क्या देखना चाहता है एग्जामिनर, आपके क्वेश्चन का इस तरह से फ्रेमिंग किया हो कि एग्जामिनर को देखते ही आपका मन हो जाए। सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को हल कीजिए जो आपको अच्छे से आते हो, जिस पे आपकी बहुत अच्छे से पकड़ हो कि हाँ ये मुझे पूरा याद है। सबसे अच्छे तरीके से आने वाला क्वेश्चन सबसे पहले हल कीजिए। उसके बाद में उस क्वेश्चन के अंदर लिखना क्या है आपको, सबसे पहले ऊपर उसमें उसका परिचय देना है, उसकी भूमिका देनी है, उसका सारांश टाइप में लिखना है, उसकी भूमिका बनानी है कि उसने कहाँ से उसका जन्म हुआ, कब वो किस तरह से उसने शासन शुरू किया, ये आपको उसकी भूमिका में लिखना है। फिर उसके बाद पॉइंट्स, हेडिंग्स और कोटेशन और तथ्य के साथ में उसका विश्लेषण करना है। क्या देखते हैं, 2 चीजें हम मेनली आंसर में देखना पसंद करते हैं। एक तो तथ्यों का प्रयोग हो और दूसरा एनालिसिस, विश्लेषण अच्छे तरीके से किया गया हो, और लास्ट में उसका योगदान, चर्चा, समीक्षा, टिप्पणी वगैरह की गई हो। ये 3 चीजें अधिकतर एग्जामिनर देखते हैं। भूमिका अच्छे से लिखी हुई हो, पॉइंट्स लिखे हुए हो, हेडिंग्स लिखी हुई हो
उसके अंदर इतिहासकारों की परिभाषा, कोटेशन लिखी हुई हो, तथ्यों का सही तरीके से समावेश किया गया हो और अच्छे तरीके से एनालिसिस किया गया हो, विश्लेषण किया गया हो। विश्लेषण के अंदर ये योगदान, समीक्षा, टिप्पणी, आलोचनात्मक वर्णन, ये सब किया गया हो, ये देखता है एग्जामिनर। और एग्जामिनर हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी पूरे नंबर देता है। खुद मैंने भी 90 तक के नंबर दिए हुए हैं इतिहास जैसे विषय के अंदर। तो आप लोग अगर इस तरीके से क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग करेंगे, और आप लोगों की एक बड़ी गलती जो एग्जामिनर पकड़ते हैं, आप सब देखते हैं कि आप लोग क्या करते हो, पहले क्वेश्चन जो आपको अच्छा आता है उसको बहुत अच्छे से करते हो आप लोग, लेकिन जैसे ही आप लोग दूसरा क्वेश्चन भी ठीक ठीक कर दोगे, लेकिन तीसरा क्वेश्चन आप आधे पेज में, एक पेज में कर छोड़ दोगे। आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट का सबसे जरूरी ध्यान रखना है। तीनों क्वेश्चन आपको बराबर करने हैं, बराबर का उनको समय देना है, उनको 7-8 पेज जो भी आप करते हैं बराबर में लिखना है। इसलिए एग्जामिनर तीसरे क्वेश्चन में आपको 2, 3, 4 नंबर ना देकर के पूरे नंबर दिए जाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा यही उद्देश्य है। आपने इस वीडियो के माध्यम से ये देखा होगा कि किस तरह आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करें।